आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। हम लोगों के सामने पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्या है प्रश्न? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए में है पोषण, ऑप्शन बी में है शोषण, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन, उसके बाद ऑप्शन डी में है परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन से। उत्सर्जन का प्रमुख भाग कौन सी कहलाता है? तो उत्सर्जन का प्रमुख भाग वृक्क कहलाता है। वृक्क जो है उत्सर्जन का प्रमुख भाग कहलाता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित अंग है? तो उत्सर्जन से संबंधित अंग है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब कौन सी कि पूछा जाता है आपको कि पादप जो है, पादप में जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य है? यानी यहाँ पूछा गया है जाइलम के बारे में। जल का वहन, ऑप्शन ए में है जल का वहन, ऑप्शन बी में है भोजन का वहन, ऑप्शन सी में है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है जल का वहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो जल का वहन के लिए। यानी कि पादप का जो कार्य होता है वह पेड़ पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में जल पहुंचाने का कार्य करते हैं। जबकि फ्लोएम ऊतक जो होता है, पेड़ पौधा में पाए जाने वाले एक और ऊतक है जाइलम, दूसरा क्या? फ्लोएम। फ्लोएम जो होते हैं ये जल का वहन प्लस भोजन का वहन दोनों के लिए जाने जाते हैं। जल और भोजन दोनों का वहन करने का कार्य करते हैं। जल और भोजन, जल और पेड़ पौधा में भोजन का वहन, ये दोनों का वहन करने में कार्य करते हैं। कौन? फ्लोएम। जबकि जाइलम का केवल और केवल काम है जल का वहन। जाइलम का क्या कार्य है? जल का वहन। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्या है प्रश्न? पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। मतलब पायरुवेट के विखंडन से CO2 और जल तथा ऊर्जा प्रदान होता है, और यह क्रिया जो होती है यह किस में होती है? ऑप्शन ए में है कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी में है हरित लवक में, ऑप्शन डी में है केंद्रक में। तो यह क्रिया जो होती है कोशिका द्रव में होती है। यह क्रिया किस में होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में यह क्रिया होती है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, अगले सवाल में है रंध्रों का खुलने और बंद होना निर्भर है सूर्य, ऑप्शन ए में है सूर्य प्रकाश पर, ऑप्शन बी में है प्रकाश संश्लेषण पर, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर, ऑप्शन डी में है वायु के वेग पर। तो रंध्रों का खुलने और बंद होना निर्भर जो करता है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर करता है। किन पर करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर करता है। रंध्र क्या होता है? पेड़ पौधे के पत्तों में जो छिद्र पाए जाते हैं, रंध्रों के माध्यम से ही पेड़ पौधा क्या करते हैं? तो ये CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। CO2 पेड़ पौधा क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधा क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना यह निर्भर कब करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही पेड़ पौधा क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं। CO2 को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, क्या है सवाल? मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। मतलब मछली का हृदय जो है इस कितने कोष्ठकों में बटा होता है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है केवल 1।
तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 2। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2। यहीं पे यदि पूछ देता कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, किसमें? मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4। इनका सही जवाब क्या हो जाता? 4। यदि पूछ दे मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। ऑप्शन ए में है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ऑप्शन बी में है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी में है श्वसन द्वारा, ऑप्शन डी में है पतझड़ द्वारा। तो पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं किस क्रिया द्वारा? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा से क्या होता है? अतिरिक्त जल जो उसमें पाए जाते हैं वह क्या होता है? निकल जाता है। वह जल, अतिरिक्त जल पेड़ पौधे से निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों द्वारा। पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों द्वारा। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाए जाने वाली छिद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा किसके द्वारा पाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है पेड़ पौधे में? तो रंध्रों द्वारा। किस भाग से होता है? तो रंध्रों द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, हमारे शरीर की सभी संरचनाओं किससे बनी हुई है? हमारी शरीर की सभी संरचनाओं किससे बनी हुई है? ऑप्शन ए में है जीवाणुओं से, ऑप्शन बी में है अणुओं से, ऑप्शन सी में है कोशिकाओं से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर की सभी संरचनाओं किससे बनी हुई है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा अणुओं से। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? अणुओं से। मतलब कौन चीज? यहाँ कोशिकाओं से भी छोटा होता है अणु। कई अणु मिलकर के कोशिका बनते हैं। तो हमारे शरीर की सभी संरचनाओं किससे बनी हुई है? तो अणुओं से। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्या है प्रश्न? लार में कौन सा एंजाइम विद्यमान होता है? विद्यमान मतलब मौजूद होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? कौन सा एंजाइम मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए में है लार एमाइलेस, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में है पित्तरस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लार में कौन सा एंजाइम विद्यमान होते हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा लार एमाइलेस। एमाइलेस या नहीं तो एमाइलेज लिखा होता है। क्या होता है? एमाइलेज। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? एमाइलेस या नहीं तो एमाइलेज। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, भोजन को क्षारीय कौन बनाते हैं? भोजन को क्षारीय कौन बनाते हैं? ऑप्शन ए में है पित्तरस, ऑप्शन बी में है अग्नाशयिक एंजाइम, ऑप्शन सी में है अणु। तो भोजन को क्षारीय कौन बनाते हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा पित्तरस। पित्तरस क्या करते? पित्त से निकली हुई रस जो है भोजन को क्या बना देते हैं? तो क्षारीय बना देते हैं। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? पित्तरस। भोजन को क्षारीय कौन बनाते हैं? तो पित्तरस बनाते हैं। पित्त से निकली हुई रस ही भोजन को क्या करते हैं? तो क्षारीय बना देते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्या है प्रश्न? रुधिर का तरल माध्यम क्या है? रुधिर का तरल माध्यम क्या है? ऑप्शन ए में है पित्तरस, ऑप्शन बी में है एंजाइम, ऑप्शन सी में है अणु, ऑप्शन डी में है प्लाज्मा। तो रुधिर यानी रक्त। रुधिर किसको कहते हैं? रक्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो रुधिर कहते हैं। तो रक्त का तरल माध्यम क्या है या रुधिर का तरल माध्यम क्या है पूछा जाए तो इनका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। रुधिर यानी रक्त जो होते हैं इनके 2 घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं। एक होते हैं प्लाज्मा, दूसरा होता है कौन चीज़? रक्त कोशिकाएं। दूसरा क्या होता है? तो रक्त कोशिकाएं। रक्त के 2 घटक, पहला घटक को कहते हैं प्लाज्मा, रक्त का दूसरा घटक को कहते हैं रक्त कोशिकाएं। दूसरा घटक को क्या कहते हैं? रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं जो होते हैं यह ठोस माध्यम है। रक्त कोशिकाएं रक्त का क्या है? तो यह ठोस माध्यम है। जबकि प्लाज्मा जो है यह रक्त का कैसा माध्यम है? तो रक्त का यह तरल माध्यम है। और प्लाज्मा जो होते हैं यह पूरे रक्त का कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? तो ये 45% पाए जाते हैं। जबकि रक्त कोशिकाएं पूरे रक्त का कितना प्रतिशत? तो 55%। और पूछा जाता है रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या पूछा जाता है? रक्त का पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4
4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। उसके बाद रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के 2 घटक होते हैं। पहला भाग को प्लाज्मा कहते हैं जो तरल होता है। रक्त को दूसरा भाग रक्त कोशिकाएं कहते हैं जो ठोस होता है। पूरे रक्त का प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो 45% होता है। पूरे रक्त का आयतन के हिसाब से रक्त कोशिका कितना प्रतिशत होता है? तो 55% होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त क्या किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त क्या है? तो रक्त क्षारीय होता है। रक्त क्षारीय होता है क्योंकि 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रोकॉर्पोरेशनग्राम, उसके बाद ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ईसीजी का पूरा नाम जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यह जो है यह एक हृदय का जांच है। यह किसका जांच है? हृदय से संबंधित जांच है जिसको ईसीजी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसी और इस ईसीजी। और ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यह किससे संबंधित जांच है? तो हृदय से संबंधित जांच है जो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा जो ईसीजी जांच किया जाता है इसका पूर्ण नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईसीजी जो होता है यह किस अंग से संबंधित जाँच है? तो यह हृदय से संबंधित जाँच है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए में है लगभग 10 लाख, ऑप्शन बी में है लगभग 12 लाख, ऑप्शन सी में है लगभग 9 लाख, उसके बाद ऑप्शन डी में है लगभग 8 लाख। तो प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा लगभग 10 लाख। लगभग 10 लाख। ये नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो नेफ्रॉन जो है यह वृक्क में पाए जाते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। गुर्दे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुर्दे ये वृक्क में पाए जाते हैं। और प्रत्येक मानव में कितने वृक्क होते हैं? तो 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक मानव में कितने वृक्क पाए जाते हैं? 2 वृक्क पाए जाते हैं। और वृक्क में जो गुर्दे पाए जाते हैं उस गुर्दे में प्रत्येक गुर्दे में पूछ दे या प्रत्येक वृक्क में पूछ दे कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा लगभग 10 लाख। प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख। या पूछ दे प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 10 लाख। मानव में कितने वृक्क पाए जाते हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 2 वृक्क। प्रत्येक मानव में कितने वृक्क पाए जाते हैं? तो 2 वृक्क। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ऑप्शन ए में है एंजाइम, ऑप्शन बी में है रसायन, ऑप्शन सी में है प्लाज्मा, ऑप्शन डी में है रसायन अनुवर्तन। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? रसायन अनुवर्तन। मतलब कौन चीज़? जैसे हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा में वृद्धि होता है, वृद्धि होने के बाद धीरे धीरे वह बढ़ता है, बढ़ने के बाद क्या होता है? उसमें फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। तो यह क्रिया जो होता है यह क्रिया किस अनुवर्तन के कारण से होता है? यह रसायन अनुवर्तन के कारण से होता है। किस अनुवर्तन के कारण? रसायन अनुवर्तन के कारण। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? गरहनी भाग है। गरहनी भाग है। ऑप्शन ए में है मुख गुहा का, ऑप्शन बी में है अमाशय का, ऑप्शन सी में है छोटी आंत का, ऑप्शन डी में है बड़ी आंत का। तो गरहनी किस अंग का भाग है? इनका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत का। छोटी आंत का कितना भाग होता है? तो छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत का कितना भाग होता है? तो छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत का पहला भाग जो होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? गरहनी कहते हैं। छोटी आंत का पहला भाग को गरहनी कहते हैं। और छोटी आंत का दूसरा जो भाग होता है उसको जेजुनम कहते हैं। उसका क्या नाम है? छोटी आंत का दूसरा भाग का जेजुनम। और छोटी आंत का तीसरा भाग जो होता है इसको इलियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत का तीसरा भाग इलियम। तो छोटी आंत का कितना भाग होता है? तो 3 भाग। पहला को क्या कहते हैं? गरहनी, दूसरा को क्या कहते हैं? जेजुनम, तीसरा को क्या कहते हैं? इलियम। तीसरा को क्या कहते हैं? इलियम। और ये मुख गुहा जो होता है ये आहार नाल का प्रथम भाग होता है। यदि पूछ दे आहार नाल का पहला भाग
आहार नाल का प्रथम भाग या पहला भाग, तो आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा को कहते हैं। आहार नाल का पहला भाग किसको कहते हैं? तो आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा को कहते हैं। छोटी आंत का कितना भाग होता है? तो 3 भाग होता है। क्या क्या नाम है? ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सवाल है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है? अब उत्सर्जी अंग किस पौधे का रेजिन है? ऑप्शन ए में है बबूल, ऑप्शन बी में है कनेर, ऑप्शन सी में है पीपल, ऑप्शन डी में है चीर। तो रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी अंग है? तो चीर का। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है? तो यह चीर नामक पौधे का उत्सर्जी अंग क्या है? तो रेजिन है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्या है प्रश्न? सर्च लाइट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है समतल, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्या है प्रश्न? प्रकाश का तरंग उदाहरण है। प्रकाश का तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए में है ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन सी में है परावैगनी तरंग का, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है इसी को कहा जाता है EMV। EMV क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। EMV नहीं होता, EMW होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्या है प्रश्न? प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। क्या है प्रश्न? प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। ऑप्शन ए में है केवल समतल दर्पण के लिए, ऑप्शन बी में है केवल अवतल दर्पण के लिए, उसके बाद ऑप्शन सी में है केवल उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन डी में है सभी परावर्तक सतह के लिए। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है सभी परावर्तक सतह के लिए, यानी समतल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, प्रकाश परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ऑप्शन बी ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, उसके बाद ऑप्शन सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी में है परावर्तन कोण बराबर क्रांतिक कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या सत्य हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्योंकि होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। यदि आपको पूछ दे बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम होते हैं। उस पहला नियम जो होता है वह आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल पर मिलते हैं। तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु तीनों जो है यह क्या होता है? एक ही तल में मिलते हैं। पहला नियम यह होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। जबकि दूसरा नियम जो है प्रकाश के परावर्तन का, उसमें क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं।
तो यहाँ पर परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। क्या क्या? पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कहिए या लंब कहिए, डाला गया लंब, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो वही बात पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या सत्य है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। सभी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है और सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में ही होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है ऑप्शन ए में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी में है 3 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी में है 3 × 10⁻8 mm प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है इनका सही जवाब हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन बी में उल्टा होता है, ऑप्शन सी में तिरछा होता है, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब पूछ ले या इसी का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब ये सीधा होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब पूछ ले या आभासी प्रतिबिंब ये सीधा होता है। यदि यही पूछा जाता है कि बताइए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है बराबर सीधा, ऑप्शन बी में बराबर उल्टा, ऑप्शन सी में उल्टा और सीधा। तो उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, उल्टा और सीधा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी ऑप्शन ए में 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 25 मीटर, उसके बाद ऑप्शन सी में है 25 mm, ऑप्शन डी में है अनंत। यहाँ क्या पूछा गया है, अधिकतम दूरी। स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी जो होती है वह अनंत होती है। यहीं पर अधिकतम ना पूछ करके आपको न्यूनतम पूछ देता है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी में आंसर क्या हो जाता, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी का आंसर क्या हो जाता, 25 सेंटीमीटर। और जब अधिकतम पूछा जाएगा तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, अनंत। अधिकतम दूरी अनंत। स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी जो होती है वह अनंत होती है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी यदि पूछता तो इनका सही जवाब क्या हो जाता, 25 सेंटीमीटर। क्या होता सही जवाब, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, अबिंदुकता अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। अबिंदुकता एक दृष्टि दोष है। कह रहा कि इसके उपचार यानी इलाज के लिए, अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन ए और बी दोनों एक ही बात हो गया, ऑप्शन सी में है बाईफोकल लेंस, ऑप्शन डी में है सिलेंडर लेंस। तो अबिंदुकता के उपचार के लिए जो प्रयोग किया जाता है सिलेंडर लेंस, इसी को कहा जाता है कौन सी, बेलनाकार लेंस। सिलेंडर लेंस को ही दूसरा नाम क्या होता है, तो बेलनाकार लेंस। यानी बेलनाकार लेंस से क्या होता है, तो बेलनाकार लेंस से अबिंदुकता का उपचार किया जाता है। अबिंदुकता क्या है, तो एक दृष्टि दोष है। अबिंदुकता क्या है, तो एक दृष्टि दोष का नाम क्या है, अबिंदुकता है। और इसका उपचार यानी इसका इलाज में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी को सिलेंडर लेंस भी कहा जाता है या सिलिंड्रिकल लेंस भी कहा जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस भी कहा जाता है, सिलेंडर लेंस या नहीं तो बेलनाकार लेंस, दोनों एक ही बात है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आँख व्यवहार करता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी में है अवतल लेंस की तरह। तो मानव आँख जो व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह।
मानव आँख उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है या उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। श्वेत प्रकाश जो है वह कितने रंगों के मेल से बनता है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 7 रंगों के मेल से श्वेत प्रकाश बनता है। कितने रंगों के मेल से श्वेत प्रकाश बनता है, तो 7 रंगों के मेल से श्वेत प्रकाश बनता है। कौन कौन 7 रंग श्वेत प्रकाश में होते हैं, तो बैजा निह पी नाला, बैजा निह पी नाला, ये 7 रंग। बैजा मतलब पहला जो होता है बैगनी होता है, पहला क्या है बैगनी, एक रंग बैगनी होता है। दूसरा होता है जामुनी होता है। उसके बाद नीला होता है, नीला, नीला के बाद हरा होता है, हरा के बाद फिर पीला होता है, पीला के बाद नारंगी होता है और लाल होता है, नारंगी और लाल और लाल। यही 7 रंग के मिश्रण से श्वेत प्रकाश बनते हैं। कौन कौन, तो एक पहला जो होता है, पहला लाल होता है, पहला कौन सा होता है, लाल होता है। दूसरा क्या होता है, नारंगी होता है। तीसरा क्या होता है, तो पीला होता है। चौथा क्या होता है, तो हरा होता है। पांचवा क्या होता है, तो नीला होता है। उसके बाद छठा क्या होता है, तो जामुनी होता है। और 7वां क्या होता है, बैगनी होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिश्रण से बना होता है, तो 7 रंगों के मिश्रण से। कौन कौन सा रंग होता है, तो पहला लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला, चौथा हरा, 5वां नीला, छठा जामुनी, 7वां बैगनी। और श्वेत प्रकाश के कितने रंगों के मेल से बनता है, तो 7 रंगों से। और इसमें पूछा जाता है कि बताइए किस रंग, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य यदि पूछ ले कम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यदि पूछ ले कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो हो कम होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैगनी रंग का कम, लाल रंग का अधिक। तो श्वेत प्रकाश की कितने रंगों के मेल से बनता है, तो इनका सही जवाब हम लोग क्या जान गए, 7 रंगों के मेल से बनता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, मतलब जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको डॉक्टर के द्वारा किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी में है समतलोत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य में कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस। यहीं पे रहता है दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का व्यवहार दूरदृष्टि दोष में। उसके बाद अवतल लेंस का व्यवहार तो निकट दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का व्यवहार निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। उसके बाद बेलनाकार लेंस, तो बेलनाकार लेंस अबिंदुकता किस दृष्टि दोष में, तो अबिंदुकता में कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। एक और होता है जरा दूरदर्शिता, क्या होता है, जरा दूरदर्शिता, ये भी दृष्टि दोष है। जरा दूरदर्शिता में किस प्रकार के लेंस का, तो इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के लेंस का, बाइफोकल। बाइफोकल लेंस किसको कहते हैं, तो इसमें उत्तल और लेंस और अवतल लेंस दोनों रहता है, इसीलिए इसको कहा गया है बाइफोकल लेंस। यानी कि दोनों को चिपका करके एक तरफ से उत्तल होता है तो दूसरा अवतल होता है। तो जरा दूरदर्शिता में किस लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस, उसके बाद निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में तो उत्तल लेंस। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे प्रकाश किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अभी हम लोग पढ़े थे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है यह अधिक होता है। यही यदि पूछा जाता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो इनका सही जवाब हो जाता बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य
कम होता है, तो इनका सही जवाब हो जाता है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यहीं पर तरंगदैर्घ्य ना पूछ करके आपको पूछ देता विचलन। क्या पूछता है? विचलन। बताइए किस रंग का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो विचलन अधिक होगा बैगनी रंग का। किस रंग का विचलन अधिक होगा? तो विचलन अधिक होगा बैगनी रंग का। और लाल रंग का विचलन कम होगा। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है सातों रंग में? तो इनका सही जवाब हो जाता है विचलन कम होगा लाल रंग का। किस रंग का विचलन अधिक होगा? तो बैगनी रंग का। किस रंग का विचलन कम होगा? तो लाल रंग का विचलन कम होगा। यदि तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यदि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है एमीटर, ऑप्शन बी में है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी में है वोल्टामीटर, ऑप्शन डी में है मैनोमीटर। तो धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने का यंत्र पूछे या डायरेक्ट धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा एमीटर। यदि पूछे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या पूछा जाए? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। या पूछ दे विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तब हो जाएगा जवाब कौन सी? विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछेगा तब इनका जवाब क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा इनका जवाब? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। यदि विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं या विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है तो इनका सही जवाब हो जाएगा एमीटर से। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल को कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। कहता है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए में है एमीटर, ऑप्शन ए में क्या है? एमीटर। उसके बाद ऑप्शन बी में है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी में है वोल्टामीटर, ऑप्शन डी में है मैनोमीटर। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर से। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर से। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, यानी कौन विद्युत का चालक होगा? ऑप्शन ए में है चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी में है अभ्रक, ऑप्शन सी में है कांच, ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम। तो कौन विद्युत धारा का चालक है या चालक है? तो एल्युमिनियम विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। जबकि चीनी मिट्टी ये जो है विद्युत धारा का कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक कहता है। कांच भी विद्युत धारा का क्या कहलाता है? तो ये भी कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक। अभ्रक भी विद्युत धारा का क्या कहलाएगा? तो ये कुचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाएगा। कुचालक किसको कहते हैं? जिससे विद्युत धारा नहीं गुजर सकती है उसको कुचालक कहते हैं। जिससे विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है, पास कर सकती है, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम चालक कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? चालक, या नहीं तो इसी का दूसरा नाम सुचालक कहते हैं। चालक या नहीं तो सुचालक कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए में है ओम, ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन सी में है एम्पियर, ऑप्शन डी में है किलोवाट घंटा। तो जूल कूलम जो है किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर। यानी कहने का मतलब कौन सी, एक वोल्ट बराबर जो होता है, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलम होता है। एक वोल्ट बराबर क्या होता है? एक जूल बटे एक कूलम। एक जूल बटे एक कूलम होता है। एक जूल बटे एक कूलम। एक वोल्ट बराबर क्या होता है? तो एक जूल बटे एक कूलम। तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए में आधा, ऑप्शन बी में 4 गुना, ऑप्शन सी में 2 गुना, ऑप्शन डी में है 16 गुना। तो एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाती है। उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे विद्युत बल्ब के भीतर, विद्युत बल्ब के मतलब भीतर, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी रहती है? ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है निर्वात रहता है, ऑप्शन बी में है वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी में निष्क्रिय गैस भरी होती है, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो भरी रहती है निष्क्रिय गैस भरी होती है। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस। यह निष्क्रिय गैस के कारण ही जब बल्ब जलता है तो जलने के बाद जो है बल्ब क्या कहते हैं, आवाज़ नहीं करता, नहीं तो बल्ब
निष्क्रिय गैस यदि नहीं भरा जाए तो बल्ब क्या होगा, फूट जाएगा और इससे खतरा हो सकता है, और निष्क्रिय गैस के कारण ही बल्ब फूटता नहीं है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? क्या पूछा गया? शक्ति का एसआई मात्रक। ऑप्शन ए में है जूल, ऑप्शन बी में है किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी में है किलोवाट, ऑप्शन डी में है वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक हम लोग पढ़े वाट। यहीं पर यदि आपको पूछ दे, बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर यदि पूछ देता प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। किसका? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? ओम प्रति मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। यहाँ पूछा गया था शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक हम लोग क्या जान गए? वाट। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।